खुद कहा है कि तुमने 100 बच्चों का मर्डर किया है, इसका क्या? तारिक कंबो पर कत्ल की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस सवाल के जवाब में कि जावेद इकबाल ने बार बार उनका तस्करा अपनी डायरी में क्यों किया, नसीम मुर्शिद ने कहा कि वो ये नहीं जानते, लेकिन वो जावेद इकबाल से अपना ताल्लुक शाद बाग से ही खत्म कर चुके थे। नसीम मुर्शिद ने मजीद बताया कि जावेद इकबाल के साथ सबसे ज्यादा वक्त इसहाक बिला का ही गुजरा, जो बचपन से इसके साथ था और खाना बनाने से लेकर उसके घर के सारे काम भी करता था। इधर SHO थाना रावी रोड आशिक मार्थ की मुद्दत में 2 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल और दीगर के खिलाफ 100 बच्चों को कत्ल करने और उनके साथ बदफेली करने के इल्जामात के तहत मुकदमा नंबर 99/316 दर्ज हुआ, जिनमें पाकिस्तान पैनल कोड PPC की मुख्तलिफ दफात बशमूल 302, 201 और 377 जबकि हुदूद आर्डिनेंस की दफात 7 और 12 शामिल की गई। मुकदमा में इंसिदाद दहशतगर्दी की दफासात भी शामिल की गई। इस वक्त जावेद इकबाल कहाँ था, ये सवाल हमने नदीम के सामने रखा। इसकी वजह ये थी कि 30 नवंबर को जब नदीम घर पहुंचा तो उसके एक ही दिन बाद जावेद इकबाल भी इसके घर आया। ये 1 दिसंबर की बात है। नदीम के वालिद ने बताया कि जावेद इकबाल और उसका साथी साजिद 1 दिसंबर 1999 को उनके घर आए थे। नदीम जब घर वापस आया तो उसके पास 4000 रुपए थे। हमें शक हुआ कि इतने पैसे इसके पास कहां से आए, तो उसने कहा कि लाहौर में काम करता है। यासीन ने बताया कि जावेद इकबाल ने उन्हें बताया कि वो कोई बड़ा सरकारी अफसर है। उसने अपना कोई कार्ड भी दिया और कहने लगा कि वो एक बीमार शख्स है, नदीम को उसके साथ जाने दें क्योंकि नदीम ने इसकी बड़ी खिदमत की है। यासीन कहते हैं कि उन्हें क्या पता था कि वो ऐसे शख्स के हाथ में अपना बच्चा दोबारा दे रहे थे जो इतने संगीन जराइम में मतलूब था। स्वयं के मुताबिक वो खुद तीनों को एक बस पर बिठाकर आए थे। नदीम के मुताबिक इसके बाद जावेद इकबाल ने उन्हें कहा कि वो लोग मरी जा रहे हैं, फिर हम पहाड़ियों में भी रहे। मैंने एक बार पूछा कि सर हम यहाँ क्यों आए हैं, उन्होंने कहा कि बस सैर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मसूद अजीज खान कहते हैं कि मुलजिम जावेद इकबाल की बहन ने उन्हें बताया कि मुलजिम के पास 10-10 हजार के 3 बॉन्ड्स के अलावा कुछ नहीं। पुलिस ने पाकिस्तान भर में इस बैंक ब्रांचों को मतला किया कि कोई भी अगर उन बॉन्ड्स को कैश करवाने आए तो फौरी तौर पर इत्तला दी जाए। मसूद अजीज खान के मुताबिक जब तक हमारा पैगाम बैंकों तक जाता तब तक जावेद इकबाल दीना से एक बॉन्ड कैश करवा चुका था। दूसरा बॉन्ड कैश करवाने ये सराय आलमगीर एक बैंक गया। सराय आलमगीर के इस बैंक में जावेद इकबाल ने नदीम और साजिद को भेजा और खुद बाहर खड़ा रहा। नदीम ने BBC को बताया कि जैसे ही हमने कैशियर को चेक दिया, इसने आवाज लगाई कि बैंक का दरवाजा बंद कर दो, ये वही बंदा है जिसने 100 बच्चों को मारा है। जावेद इकबाल ये देखते ही फरार हो गया, लेकिन साजिद और नदीम पकड़े गए। नदीम का कहना है कि साजिद जावेद का खास बंदा था और हर जगह वही इसके साथ होता था। मसूद अजीज खान कहते हैं कि बच्चों ने हमें बताया कि उनके पास एक कंबल था और ये ज्यादातर होटलों की बजाय गारों में ही रहते थे, इसी वजह से वो पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। तारीख 30 दिसंबर हो चुकी थी। यही वो दिन था जब रात के 8:45 बजे जमील चिश्ती को इत्तला मिली कि जावेद इकबाल जंग के दफ्तर पहुंच चुका है। मैं फौरन दफ्तर पहुंचा तो देखा वहां रश था। जब मैंने अपने सामने इसे देखा तो मैं इसे पहचान नहीं सका। इसके चेहरे पर जुनूनियत सी थी, दाढ़ी बड़ी हुई, सर पर टोपी, ना जाने वो इतना अरसा कहाँ रहा। जमील चिश्ती के मुताबिक उन्होंने देखा कि जावेद इकबाल के होंठ खुश्क हो रहे हैं। हमें डर महसूस हुआ कि इसने कुछ खाना लिया हो, जिस पर इसकी तलाशी ली गई और उसके पास से साइना की गोलियां बरामद हुई। जमील चिश्ती के मुताबिक उन्होंने ये भी नोट किया कि जावेद इकबाल ने 2-2 जुराबें पहन रखी थी और पूछने पर इसने बताया कि इसके पांव तेजाब की वजह से जले हुए हैं। जब जुराबें उतारी गईं तो इसमें से ओलंटीन, नींद की गोली की बहुत सारी गोलियां निकले। हमने इसे बहुत सारा पानी पिलाया इस डर से कि कहीं वो पहले ही कुछ खाना चुका हो। वाज़ेह रहे कि जावेद इकबाल अपने अतराफी खत में ये लिख चुका था कि वो खुदकशी करने वाला है। जमील चिश्ती ने इस रोज जंग के दीगर स्टाफ समेत करीब 2 घंटे तक जावेद इकबाल का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। जमील चिश्ती के बकौल उन्होंने जावेद इकबाल से इस केस से जुड़े हर तरह के सवालात किए, जिनमें 100 बच्चों को कत्ल करने की वजह भी शामिल थी। उसने बताया था कि इस पर एक हमला हुआ था जिसकी वजह से वो करीब अलमर्ग हो गया था और उसकी मां उसकी बीमारी के सदमे में ही चल बसी, जिसके बाद इसने तहिया कर लिया था कि इन बच्चों की वजह से इसकी मां मरी है तो वो 100 बच्चों की माओं को रुलाएगा। जावेद इकबाल ने जमील चिश्ती को बताया कि इसने सिर्फ 100 बच्चों को मारने का वादा किया था। इसने कहा कि 100 का टारगेट पूरा हो गया। इस दौरान पुलिस, सिक्योरिटी इदारे वहां पहुंच चुके थे। अवाम का एक जिम गफीर भी जंग के दफ्तर के बाहर जमा हो चुका था। जैसे ही इंटरव्यू
इंटरव्यू खत्म हुआ जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मसूद अजीज खान कहते हैं कि हम जावेद इकबाल किला गुज्जर सिंह ले आए, जहां पहले ही नदीम और साजिद जेर तफ्तीश थे। केस के चौथे मुलजिम मोहम्मद साबिर को उसके वालिद ने ही पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद इकबाल बहुत मुतमईन था। मसूद अजीज खान कहते हैं कि जब मैंने पहली बार जावेद को देखा कि तो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहकी बहकी बातें करता था, लेकिन बोलचाल में बिल्कुल ठीक था। वो बहुत मुतमईन था। मुझे इसमें किसी किस्म की नदामत नजर नहीं। एक कमरे में इसने टीवी और बेड रखा हुआ था। यहाँ ये बच्चों को नए कपड़े देता था और उनको टीवी के सामने बिठाकर खुद बेड पर बैठ जाता था। बच्चे टीवी देख रहे होते थे तो उसी दौरान जावेद इकबाल एक जंजीर के जरिए दोनों हाथों से उनकी गर्दन दबा देता था। घर के तीसरे कमरे में ड्रम रखे हुए थे जिनमें ये बच्चों की लाश डाल देता था और एक दिन में ही उनका जिस्म गिर जाता था। हर बच्चे की ये तस्वीर और घर का पता ले लेता, जिसे डायरी में नोट करता था। जावेद इकबाल ने तफ्तीश के दौरान बताया था कि इब्तिदा में इसके पास कैमरा नहीं था, लेकिन 43 बच्चों को कत्ल करने के बाद इसने कैमरे का बंदोबस्त किया था, इसीलिए इसके पास 57 बच्चों की ही तस्वीर मौजूद थी। जावेद इकबाल ने हमें बताया कि पहले कत्ल के बाद वो लाश तेजाब में पिघलाकर जिस्मानी बाकियात को फलश के जरिए फेंक देता था, जिससे गटर बंद हो जाता था। तो मोहल्ले वाले शिकायत करते थे कि जावेद तुम किया करते हो कि गटर बंद हो जाता है। फिर इसने पुराने रावी में बाकियात फेंकना शुरू कर दी। मसूद अजीज खान के मुताबिक उस केस की तफ्तीश इसलिए मुश्किल थी क्योंकि इस वाकये का मुल्जिमान के अलावा कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। एक सबूत हमें ये मिला कि जब ये घर से निकलता था तो एक फ्रूट वाला गली में मौजूद होता था जिससे इसकी दोस्ती थी। उसने हमें बताया कि जब वो सुबह आता था तो वो देखता था कि जावेद इकबाल घर से ड्रम लेकर जाता है। पुलिस ने लापता बच्चों की शनाख्त का अमल भी शुरू किया। हमने हर बच्चे के घर पर पुलिस को भिजवाया। उन्होंने बच्चों के कपड़े जूते शनाख्त किए। लोरा लाई तक से लापता बच्चों के खानदान वाले आए। आखिर में ड्रम से 2 कड़े मिले थे जो पाँव में डाले जाते हैं। वो 2 बच्चे कसूर के थे। उनके वालिदैन ने शनाख्त की कि वाकई ये कड़े इनके बच्चे पहनते थे। एक और सवाल के जवाब में मसूद अजीज खान ने बताया कि जब तफ्तीश मुकम्मल हो गई और चालान मुरतब किया जा रहा था तब भी बार बार वेरिफिकेशन की जा रही थी कि शायद कोई बच्चा बच के निकल गया हो। इस दौरान मालूम हुआ कि जावेद इकबाल की डायरी में एक बच्चे का नाम दर्ज था जो भाई फेरों में अपने घर से मिल गया था। सीनियर अफसरान ने इस बच्चे का इंटरव्यू किया था तो उसने बताया कि वो एक चाय वाले होटल पर काम करता था, जहां 2 बच्चे आए और कहने लगे कि उनका एक उस्ताद है जो पापड़ बेचता है, तुम हमारे साथ आओ, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। वो बच्चे को साथ ले गए। जहां इसके कपड़े उतरवाए तो उसे शक हुआ और वो वहां से भाग गया। इस बच्चे के उस्ताद ने जब उसे कहा कि वो इसे इस जगह पर ले चले तो बच्चे ने कहा इसे अब वो गिल्ली भी याद नहीं। 8 फरवरी 2000 को पुलिस ने केस की तफ्तीश मुकम्मल करके 4 मुल्जिमान, जिनमें मरकजी मुल्जिम जावेद इकबाल के अलावा शहजाद उर्फ गुड्डू उर्फ साजिद, मोहम्मद नदीम उर्फ दीमी और मोहम्मद साबिर को मुल्जिम साबित करते हुए चालान मकामी अदालत में जमा करवा दिया। तो केस एडिशनल एंड सेशन जज अल्लाह बख्श राझा की अदालत में मुकर्रर कर दिया गया। चारों मुल्जिमान को 9 फरवरी को अदालत में पेश किया गया, जहां मुल्जिमान ने बताया कि वो अपने खर्च पर वकला का बंदोबस्त नहीं कर सकते, इसीलिए जावेद इकबाल के लिए एडवोकेट फैसल नजीब चौधरी, साजिद के लिए एडवोकेट अब्दुल बाकी, नदीम के लिए एडवोकेट असगर अली और मुल्जिम मोहम्मद साबिर के लिए एडवोकेट सफदर जावेद चौधरी को वकील मुकर्रर कर दिया गया। जबकि केस की नौयत को देखते हुए मोहम्मद अशरफ ताहिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बुरहान मुअज्जम मलिक, मोहम्मद असगर रोकड़ी, अमजद छट्टा, आफ्ताब अहमद और इकबाल चीमा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स तैनात हुए। ਰਮਾਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ।